डियर्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव का। चैप्टर 1 आप लोगों का पूरे तरीके से ख़त्म है। क्लास में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी आप लोगों को पूरा चैप्टर ख़त्म करा दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बुक्स गाइड का ही है, बाहरी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप लोग अच्छे से इस ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे, क्योंकि अगर कहीं पे किसी को कोई डाउट होता होगा, कोई प्रॉब्लम होता होगा, तो आपका इस वीडियो के साथ ही सॉल्यूशन हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव याद करने में भी आसानी होगी। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो पूछा गया है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने एक्स पर हम लोग किसी भी स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हैं? तो जो आपके स्लाइड को देखा जाता है वो कभी भी 10x पर देखा जाता है। कितने पर? आपके स्लाइड को कितने पर देखा जाता है? 10x पर। जिसके पास ये बुक्स होंगी या नहीं भी होंगी तो आप लोग कॉपी लेकर के बैठेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग नोट करवाए जाएंगे आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलेंगे। तो स्लाइड को सर्वप्रथम हम माइक्रोस्कोप से कितने पर देख सकते हैं या काट सकते हैं? तो आपका 10x पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परिवहन से रिलेटेड। जैसे कि परिवहन में हम हृदय और रक्त के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हमारे हृदय में दो हिस्सा होता है, अलिंद और नीलय। अलिंद जो है वो आपका पूरे शरीर से ब्लड को लेकर के फेफड़ा तक पहुंचाता है। वही अलिंद जब फेफड़ा से रक्त को नीलय के पास लेकर आता है तो नीलय आपके पूरे शरीर में भेज देता है। तो हृदय से रक्त पूछा गया है कि संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? नीलय के द्वारा। नीलय क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट है ईसीजी का पूरा नाम है। ईसीजी आपका एक जांच है जो कि हार्ट के लिए, हृदय के लिए किया जाता है। हृदय को चेक करने के लिए ईसीजी जांच किया जाता है। तो इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम जो है, ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ ग्राम नहीं होगा, आपका ग्राफ होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा। यहाँ पे आप लोग सुधार लेंगे। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ ग्राफ होगा, इस चीज़ को आप लोग सुधार लेंगे। नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? जब हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और आप लोग का सेकेंड चैप्टर में जब पादपों के बारे में पढ़ाया जा रहा था तो उसमें जो आपको डीपली क्वेश्चन करवाए जा रहे थे टॉपिक में, किताब से निकाला हुआ जो आपके पहले सेशन में ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो उनमें हमने चर्चा की थी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बारे में। नाइट्रोजन जो कि सबसे प्रमुख तत्व है पेड़ पौधों में, जो कि प्रोटीन बनाता है, और वही दूसरा चीज़ मैग्नीशियम है जो कि हरित लवक में होता है, क्लोरोफिल में, जिसकी वजह से क्लोरोफिल पेड़ पौधों में भोजन बनवाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? हमेशा याद रखें, मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में होता है, या हरित लवक ऑप्शन में हो तो हरित लवक भी होगा। मैग्नीशियम कहाँ होता है हमारा? क्लोरोफिल में। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन भेजेगा? नीले भेजेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा रूप में जाना जाता है? अगर हम ऊर्जा घर की बात करें, पावर हाउस की बात करें, तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में जिस रूप में ऊर्जा बनता है वो है आपका एटीपी रूप। तो एटीपी को हम ऊर्जा मुद्रा रूप के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? ऊर्जा मुद्रा रूप के बारे में कभी भी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एटीपी। एटीपी क्यों होगा? क्योंकि एटीपी के रूप में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का काम है आपका भोजन का वहन, और वही जल का वहन कौन करता है? जाइलम। तो ज से जल, फ से फल। तो फ से आपका फ्लोएम भोजन का वहन करेगा और वही जाइलम किसका वहन करता है? जल का। यानी पादपों में पूरे भाग में जल को कौन पहुंचाता है? जाइलम। नेक्स्ट है हमारा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? अगर पत्तियों की बात की जाए तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा? सिरा, रंध्र, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है स्टोमेटा या रंध्र जो है पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान। तो अगर बात करें जल का वहन तो जाइलम, भोजन का वहन तो फ्लोएम, और गैस की बात करें तो रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? बोला गया है कि
रक्त का कौन सा अवयव है, कौन सा घटक है, जब हमारा शरीर का अंग कट जाता है तो वहाँ पर देखेंगे आप लोग कुछ पपड़ी जैसा इकट्ठा होकर वहाँ रक्त आना बंद हो जाता है कुछ समय के बाद। तो वो कौन से घटक इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं जो इस काम को करते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं रक्त का थक्का कौन बनाता है? आपका प्लेटलेटस बनाता है। तो प्लेटलेटस एक ऐसा अवयव है जो क्या करता है, हमारे कटे हुए रक्त का स्राव होता है तो उस मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेटलेटस। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का स्राव हो रहा है उसके लिए कौन से घटक की आवश्यकता है हम लोग को? प्लेटलेटस। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, रंध्र। जाइलम जल के लिए, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा रूप, एटीपी के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे 2018, 2019 इस प्रकार से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर ना करें और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑक्सीन है। तो ये आंसर का क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, वैसे हम लोग पढ़ लिए हैं। ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है। क्या है आपका? पादप हार्मोन, जो कि वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। अगर द्विखंडन की बात करें तो एकल कोशिकीय जीव में पाया जाता है। तो द्विखंडन यहाँ पर पूछा गया है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। अगर हम इनमें से सभी मारते हैं तो लिस्मेनिया, जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है, वैसे लिस्मेनिया में द्विखंडन होता भी नहीं है। तो अगर प्रॉपरली अगर आपका आंसर सही होगा तो वो हमारा है अमीबा। अमीबा बहुखंडन भी करता है और द्विखंडन भी करता है। तो द्विखंडन किस में होगा? अमीबा में होगा। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जब हमने चर्चा की थी श्वसन के दो प्रकार वायवीय और अवायवीय की, तो वायवीय में आपका ऊर्जा बन रहा था, ग्लूकोज बन रहे थे और कहीं ना कहीं आपके क्या बन रहे थे, यहाँ पर हमने ऊर्जा और ग्लूकोज ये सब बनाया था। जबकि अवायवीय में अगर बात करें हम लोग अपने शरीर में, तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, मांसपेशी, जिसके कारण हमारे पैर में ऐंठन होती है। और ऐसे अगर किण्वन में हमने देखा था ईस्ट में, तो वो इथाइल अल्कोहल बनाता है। तो इथाइल अल्कोहल किस श्वसन में बनाया जाता है? अवायवीय श्वसन में। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है वहीं पर इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में जब श्वसन होता है तो एडीपी जब पहली बार टूटता है तो कितना ऊर्जा निकलता है उसके टूटते समय में? तो ये आपकी किताब का अंदर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो होगा वो होगा 3.5 कैलोरी जूल मोल होगा, प्रति मोल। तो ये आपका इतना ऊर्जा हम लोग के पास प्राप्त होता है। कैल्विन जूल प्रति मोल। तो 3.5 कितना होगा आपका? 3.5 कैल्विन जूल प्रति मोल। तो एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा? 3.5। आपको याद रखना है 3.5 कब? जब एडीपी टूटता है। कब? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ये क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजन से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आपका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से बाहर निकलता है? तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे जल से निकलता है। जब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को मिला करके जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपका जो जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा? जल से। नेक्स्ट है, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 100 पोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये इनमें से सभी। तो हमारा आंसर जो है इनमें से सभी, क्योंकि 100 पोषी के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग देंगे। प्रकाश संश्लेषण एक 100 पोषी का उदाहरण है, जिसमें कि 100 पोषी में हमारे जीवाणु और हरे पौधे आते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की केवल बात की गई, तो प्रकाश संश्लेषण किन में पाया जाता है? हरे पौधों में। नेक्स्ट, हरे पौधे कहलाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसको समझेंगे हम लोग। उत्पादक उसे कहा जाता है जो केवल उत्पाद बनाते हैं। यानी अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए तो जैसे एक मुर्गी अगर लगातार अंडे दे रही है तो उसे हम उत्पादक कह देंगे। क्योंकि हम लोग को बार बार रिजल्ट तैयार करके देते जा रही है, प्रोडक्ट उत्पाद बना रही है। तो जो भी चीज़ें उत्पाद बनाती है उन्हें हम उत्पादक कहते हैं।
उपभोक्ता उन्हें कहा जाता है जो उस चीज़ों का ग्रहण करते हैं और भोग करते हैं। एग्जाम्पल फॉर में हमारे लिए मुर्गी उत्पादक हो गई और हम क्या हो गए, उपभोक्ता। अपघटक, जब किसी भी जीव का शरीर मर जाता है और उस पर जो बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर काम करते हैं तो उन्हें अपघटक। तो बताइए कि हरे पौधे क्या है, उपभोक्ता है, अपघटक है या उत्पादक है? तो हरे पौधे केवल उत्पाद बना रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा, उत्पादक। नेक्स्ट, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? यकृत से कौन सा रक्त? तो यकृत में पित्ताशय होता है जिससे लगातार पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस। उसमें पित्ताशय जो कि लगातार पित्त रस निकालता है, तो हमेशा यकृत से क्या निकलेगा, पित्त रस। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये हम लोग का बहुत आसान इजी क्वेश्चन है, 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ? 4, 2 ऊपर 2 आपके नीचे, अलिंद और निलय। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। दाब आपका कहा जाता है बीपी को, ब्लड प्रेशर को। तो मानव हृदय की अगर औसत प्रकुंचन दाब की बात करें तो वो हमारा कितना होता है, औसत प्रकुंचन दाब। एक आपका अनुशीतलन होता है और एक प्रकुंचन दाब। तो यहाँ पर आपको देख के आंसर देना है कि प्रकुंचन दाब क्या होता है। देखिए, प्रकुंचन दाब आपका जो होता है वो जाने का होता है। किसी भी चीज़ की आने की जो स्पीड होती है वो कम होती है, पर अगर उस चीज़ को हम फ्लो करते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा हाई स्पीड से आती है। तो हमारा जब हृदय पंप करता है तो जाते टाइम में तेज़ी से ब्लड जाता है, आते टाइम में थोड़ा धीरे से। तो आने वाला जो सामान्य होता है वो हमारा 90 होता है और जाने वाला हमारा 120 होता है। तो प्रकुंचन दाब पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 120 mmHg। क्या होगा, 120 mmHg। नेक्स्ट हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है आपका पत्ता में होता है, क्योंकि वहाँ पर रंध्र होते हैं, इसके कारण पत्ते में क्या पाया जाता है, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार। नेक्स्ट, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। तो हमारा मस्तिष्क जो है एक चीज़ हमारे शरीर का कंट्रोलर है। तो सोचने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा, ब्रेन का। शरीर का बैलेंस बनाने के लिए भी आपको बैलेंस क्या होना चाहिए, मस्तिष्क। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर नशेड़ी इंसान की बात की जाए तो उनका बैलेंस हट जाता है। रीज़न क्या है? तो उनका जो अल्कोहल होता है वो उनके पश्च मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस चीज़ से आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग जब मस्तिष्क के बारे में पढ़े थे तो वो भी आपका पश्च मस्तिष्क भी मस्तिष्क का हिस्सा था। और हृदय स्पंदन यानी जो क्रिया लगातार चल रही है हृदय में, तो इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। आंसर इनमें से क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? इन चारों ऑप्शन में किसका हम उपयोग हमेशा ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या सुक्रोज? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर बताएं। एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या सुक्रोज? तो ग्लूकोज जो है इसका हम लोग हमेशा ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा बनाने के लिए। तो आप लोग देखे होंगे जब किसी के शरीर में कोई कमजोरी वगैरह होती है तो उनको ग्लूकोज दिया जाता है। रीज़न, ऊर्जा बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में शायद पिछले ईयर में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा होगा वो होगा श्वासोच्छ्वास। ये श्वासोच्छ्वास एक ऐसी क्रिया है जिसमें सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता है। श्वसन आपका दूसरा चीज़ है। श्वसन का मतलब होता है ऊर्जा बनाना शरीर में भोजन को तोड़ के, जबकि श्वासोच्छ्वास जो है उसमें हवा लिया जाता है और छोड़ा जाता है। नेक्स्ट, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उस श्वास में वायु में क्या निकलता है हमारे शरीर से? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पाइरूवेट, नाइट्रोजन। तो आंसर हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में आपका जो
ऑक्सीजन का संतुलन है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो CO2 और O2 का बैलेंस बिगड़ जाएगा और उसके कारण हमारा वातावरण खराब होगा, तापमान गर्म हो जाएगा। पर प्रकाश संश्लेषण होने की वजह से हमारा CO2 और प्लस में O2 दोनों का बैलेंस बना हुआ है। नेक्स्ट, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन। ये तो सबको पता होगा, लाल रक्त का लाल दिखना किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? सबको पता है कि हरित लवक क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। ये आपका क्वेश्चन जो है ये हमारा बायो में तो पूछा गया है, प्लस में आपकी केमिस्ट्री में कार्बन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में देखना है कि वायुमंडल में जो CO2 की उपस्थिति है वो टोटल कितनी है। तो वो टोटल आपकी 0.03% है। कितना है आपका? 0.03%। नेक्स्ट भाग ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? अक्सर इसमें स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ग्रहणी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुख गुहा के बाद जो जा रहा है, पर ये ग्रहणी भाग जो है वो आपके छोटी आंत का दूसरा नाम है। तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। नेक्स्ट, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधों में कौन सा पोषण पाया जाता है? स्वपोषण। अमीबा है स्वपोषी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी, इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर है वो प्राणी संभोजी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब पोषण को 3 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी। विषमपोषी को भी 3 भाग में बांटा गया है, परपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। मृतजीवी में आप लोग देखते हैं कि जो मरे हुए चीज़ों से खाना ले, परजीवी जब किसी जीव को बिना मारे भोजन ले ले, और प्राणी सब में हम देखते हैं कि कुछ विशेष विधियों द्वारा ठोस और तरल रूप में। तो उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अमीबा और आपका मनुष्य। तो अमीबा क्या है? आपका प्राणी संभोजी है। नेक्स्ट देखते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एमाइलेज और दूसरा आपका टाइलिन। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन जो है वो किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन आपके लाइपेज द्वारा होता है। हम जब एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो में आपको एंजाइम वगैरह के बारे में डाला हुआ है, तो उसमें हमने पढ़ा है, छोटी आंत में ये मिलेगा आपको। तो वसा का पाचन किसके द्वारा होगा? लाइपेज के द्वारा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया आरंभ होती है कहाँ से होती है? मुख में। पहला पाचन तो वहीं पर आपका होता है जो कि लार के द्वारा कराया जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? मुख। किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? पूछा गया है कि कौन सा पाचक रस निकलता है जिसके कारण आमाशय में दूध जो है वो थक्का सा। कभी कभी आप छोटे बच्चे को देखे होंगे कि दूध लेते ही जो उल्टी करता है वो आपको दही के जैसा दिखेगा। तो वही पूछा गया है कि वो जो दही दूध का थक्का दिखता है वो किस कारण दिखता है? किसके रस के कारण? तो रेनिन एक ऐसा पाचक रस है जिसके कारण जो दूध है वो आमाशय में जाते ही थक्का सा जम जाता है। किसके कारण? रेनिन के कारण। और पेप्सिन की बात की जाए तो हम लोग जितना खाना खाते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है, और बच्चों में कौन करता है? रेनिन। दूसरा क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग? तो छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है आपका? छोटी आंत। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। पोषण में आपका आहार नाल, श्वसन में आता है फेफड़ा, परिवहन में ब्लड और हृदय, वही उत्सर्जन में हमारा बात होता है किडनी का। तो उत्सर्जन किससे संबंधित है? आपके वृक्क से। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो निम्न में आपका किडनी जो है वो उत्सर्जी अंग। रीजन क्या है? किडनी आपके शरीर में जितना भी जल और ब्लड है उसको छानने का काम करता है। तो कभी पूछा जाएगा कि रक्त को छानने का कार्य किसका है? वृक्क का। इसको आप हिंदी में वृक्क और उर्दू में गुद्दा और आपका इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। तो किडनी का काम क्या? आपका ब्लड को छानने का। नेक्स्ट हमारा, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? हमारे शरीर पे कौन सी ग्रंथि होती है जिसके कारण हमारा, जैसे कि लार का निकलना, पसीना निकलना, ये सारी चीज़ें आपकी जो है एक उत्सर्जी अंग है। तो किस ग्रंथि के कारण होती है? इसका जो आंसर होगा आपका वो स्वेद होगा। क्या होगा? स्वेद।
श्वेत ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस में होता है? फेफड़ा में। कहाँ होगा? फेफड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? अमोनिया के साथ मिलकर कौन यूरिया बनाता है? अमोनिया के साथ मिलकर कौन यूरिया बनाता है? तो आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अमोनिया के साथ मिल करके क्या बना देता है? यूरिया बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? प्रागनलिका का, देखिए प्रागनलिका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा। प्रागनलिका और बीजांड, पौधा में एक होता है स्त्री केसर और एक होता है पुंकेसर। पुंकेसर स्त्री केसर के पास अपने आप चला जाता है, तो वहाँ पर कुछ आपके केमिकल होते हैं जो उनको अपनी ओर खींचते हैं, और केमिकल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रसायन। पर यहाँ अनुवर्तन पूछा गया है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा क्या है? रसायन अनुवर्तन। तो प्रागनलिका का बीजांड की ओर जाना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायन अनुवर्तन। अगला क्वेश्चन, सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? कौन कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? इसका आपका आंसर क्या होगा? तो हमारे शरीर में श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है और जनन भी होता है। तो आंसर क्या होगा आपका? इनमें से सभी। अगला, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा ग्रहण करता है। किससे? कुटपाद। एक अंगुली जैसी संरचना बन जाती है जिसको हम कुटपाद का नाम देते हैं। नेक्स्ट, मांसाहारी जंतुओं को छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में, पूछा गया है कि अगर हम मांसाहारी जंतुओं की बात करें जो मांस खाते हैं, और अगर एक शाकाहारी की बात करें, तो दोनों के छोटी आंत में किसकी छोटी आंत बड़ी होती है? किसकी तुलना की गई है? शाकाहारी जंतु की पूछी गई है। तो देखिए एक चीज़ आपको बता दें, शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो उनके शरीर में सेल्यूलोज की मात्रा जाती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर में गाय की बात करें तो वो पेड़ पौधों से सेल्यूलोज लेते हैं। इनको पचाने के लिए इनका छोटी आंत बड़ा होना चाहिए। छोटी आंत में पच पाना मुश्किल है। और हमारे शरीर की बात की जाए तो हमारे शरीर का छोटी आंत छोटा होता है। तो शाकाहारी जीव का जंतु के आपके अगर छोटी आंत की बात की जाए तो कैसा होगी? अधिक होगा। हमेशा हम लोग के शरीर से गाय का छोटी आंत लंबा होगा। रीज़न, क्योंकि वो पेड़ पौधों से भोजन लेते हैं और पेड़ पौधों में आपका सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए छोटी आंत का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर इसका क्या होगा? कम होता है या अधिक होता है? वो हमारा आंसर जो होगा, या एक बार फिर से क्वेश्चन को देखें, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में। इसका बताना है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत कैसी होती है। तो अभी हमने बात किया कि एक गाय की बात करें तो उनका छोटी आंत बड़ा होता है। अगर हमारी बात करें, हम मांसाहारी है, तो हमारा कैसा होगा? छोटा होगा। तो क्या होगा आपका? कम होती है। अगर वहीं पे अगर शाकाहारी का पूछा जाता तो हम आंसर अधिक होती मारते। तो मांसाहारी का क्या होगा? कम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? अपघटक उन्हें कहा जाता है जो मरे हुए शरीर को गलाने का काम करते हैं। आंसर आपका होगा बैक्टीरिया, क्योंकि आप सुने होंगे कि कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और उसमें शामिल आपके बैक्टीरिया भी होते हैं। तो अपघटक कौन है? बैक्टीरिया। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल अणुओं को पूछा गया है। तो क्लोरोफिल अणुओं को हम लोग प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन है? क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के नहीं होगा। तो किसी एक पौधे में हम देखें और उसी से अनेक सारे पौधों में हो रहा है। तो इकाई किसको माना गया है? क्लोरोफिल को। किसका? प्रकाश संश्लेषी का। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन हमारा पास 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 49 क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया गया है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? ये आपको लिखवाया हुआ है, ये आपको लिखवा कर पूछा जा रहा है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो हमारे अग्नाशयी रस में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशयी रस में। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए सब ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है।
तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव देखा जो कि आपके परिवहन से भी था, श्वसन से भी था, पोषण से भी था, उत्सर्जन से भी था। बाकी अगर आपको कोई सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता है, किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है कि दीदी लॉन्ग है, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाया हुआ चीज़ भी हो, अगर आपको डाउट होता है कहीं भी, तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अगर वीडियो देखने के लास्ट में जो भी अगर सुनते कमेंट करें तो ज़रूर एक बार कमेंट करें कि इस चीज़ में दिक्कत है, डाउट है। बिना कमेंट किए कैसे समझ में आएगा। क्लास की बात और है, यहाँ आपके ऑनलाइन क्लास में नहीं पता लग पाता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करें कि इस चीज़ में डाउट है। आप लोग को जिस भी सब्जेक्टिव में डाउट होगा उस टॉपिक को ही लेकर के हम आ जाएंगे, आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए और सपोर्ट रहेगा आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आपका वीडियो रेगुलर होते रहेगा।